अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फाइनल गेम बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। आपकी कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से होटल के फ़ोन ऑपरेटर की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कमरा चूँकि माइकल के नाम से रिजर्व था, इसलिए ऑपरेटर ने माइकल की कॉल इस कमरे में ही ट्रांसफ़र कर दी थी। यस, कराओ बात, इमरान ने कहा। हेलो मिस्टर माइकल, मैं मर्कले बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, इमरान ने कहा। फैक्ट्री की तफसीली रिपोर्ट मस्बत है, मैं खुद इसे लेकर आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह गुड, ठीक है, आ जाओ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस मरकले को तुमने कहाँ से कॉल कर लिया था और इसने कैसे यहाँ फ़ोन किया है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये सारा चक्कर तुम्हारे चीफ का है और बदनाम वो मुझे कर देता है। मैं तो तुम्हारे साथ रहा हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या क्या मतलब, क्या चक्कर चलाया है चीफ ने, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाकी साथी भी चौंक पड़े थे। तुम्हारे इस नकाबपोश चीफ ने ऑक्टोपस की तरह पूरी दुनिया में अपने हाथ पांव फैलाए हुए हैं। हाफियों में भी इसका फॉरेन एजेंट मौजूद है और इस फॉरेन एजेंट का नाम मर्कले है। इसने मुझे कहा था कि मैं इस होटल के कमरे बुक कराऊं और मेरा नाम माइकल होगा, ताकि मर्कले इस फैक्ट्री के बारे में रिपोर्ट मुझे दे सके। मर्कले इंतहाई तेज़ आदमी है, इसलिए वो कोई ना कोई क्लू निकाल लेगा और अब तुम्हारे सामने इसने कहा है कि रिपोर्ट मस्बत है। इसका मतलब है वो वाकई कोई क्लू निकालने में कामयाब हो गया है और क्लू इस कदर अहम है कि वो फ़ोन पर नहीं बताना चाहता, इसलिए वो खुद यहाँ पहुँच रहा है। अब वो जो कुछ बताएगा तुम सबके सामने ही बताएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसे ये कैसे मालूम हुआ कि तुम इस कमरे में मौजूद हो, जूलिया ने कहा। इसने होटल के फ़ोन ऑपरेटर से कहा होगा कि माइकल के नाम जो कमरा भी बुक हो वहाँ बात कराओ, और जाहिर है होटल वालों को तो इल्म होगा कि माइकल के नाम कौन सा कमरा बुक है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। बाज़ औक़ात तुम इस तरह दूसरों को चक्कर देते हो कि इसे वाकई बचगाना टाइप के सवाल करने पर मजबूर होना पड़ता है। अब ये आम सी बात थी, लेकिन न जाने किस झोंक में मैंने पूछ लिया, जूलिया ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो अब इस सवाल पर खुद ही शर्मिंदा हो रही हो। तुम लीडर हो, इसलिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, लीडर बच्चा ही होता है, इमरान ने कहा। तो जूलिया का चेहरा बिगड़ने लगा। जाहिर है इमरान इस बार इसकी तौहीन कर रहा था, और वो भी सबके सामने। जूलिया, तुम क्यों ख्वामखा इसके मुँह लगती हो, इसकी तो आदत है ऐसे ही बकवास करते रहने की। तनवीर ने, जो अब तक खामोश बैठा हुआ था, पहली बार मुंह खोलते हुए कहा। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मर्कले होगा, इमरान ने कहा। मैं खोलता हूँ दरवाज़ा, सफदर ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मिस्टर माइकल से मिलना है। दरवाज़ा खुलते ही बाहर से मरकले की आवाज़ सुनाई दी। आ जाओ, सफदर ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो एक मकामी आदमी जिसने ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को देखकर बेख्तियार ठिठक गया। आ जाओ मरकले, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनकी ये असल शक्लें नहीं हैं। असली चेहरों के लिहाज से ये सब वजी और ख़ूबसूरत हैं। इन्होंने अपनी शक्लें खुद ही बदसूरत और खौफनाक बनाई हैं मेकअप करके, इमरान ने माइकल के लहजे में कहा। तो आने वाला बेख्तियार हंस पड़ा। सफदर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मरकले सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब तफसील बताओ, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, मैंने मालूम कर लिया है कि कोबरा मिसाइल फैक्ट्री क्रास और हांडला के सरहदी इलाके ट्रास्का में है। ट्रास्का तमाम का तमाम पहाड़ी इलाका है जहाँ से मादनियात वगैरह निकाली जाती हैं। खासा बड़ा शहर है ये ट्रास्का। इसमें एक क्लब है जिसका नाम भी ट्रास्का क्लब है। इस क्लब का मैनेजर फ्रासिक है और इसी फ्रासिक के ज़रिए इस फैक्ट्री को तमाम मशीनरी सप्लाई होती है, मर्कले ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे ये सब मालूम हुआ, मुझे तफसील बताओ, मुकम्मल तफसील, इमरान ने इस बार खुश लहजे में कहा। मुझे चीफ ने कहा था कि इस फैक्ट्री में इंतहाई कीमती मशीनरी नस्ब हो रही है और ये मशीनरी हजम में आम मशीनरी जैसी होगी और एक्रेमिया या कारमन से यहाँ पहुँच रही होगी। मैं इस सिलसिले में मालूमात हासिल करूँ, चुनांचे मैंने इसी पॉइंट पर काम शुरू कर दिया। तो मुझे मालूम हो गया कि एक्रेमिया की एक फ़र्म जिसका हेड ऑफिस एक्रेमिया के दारुल हुकूमत में है, मशीनरी मुसलसल एक्रेमिया से क्रास भिजवा रही है और ये सिलसिला कई माह से जारी है और ये मशीनरी क्रास दारुल हुकूमत में काम करने वाली एक फ़र्म मंगवाती है। मैंने इस फर्म के एक आदमी को काफ़ी बड़ी रकम देकर इससे मालूमात हासिल की, तो पता चला कि ये मशीनरी जो साइंसी मशीनरी है
ट्रकों के जरिए ट्रास्का भेजी जा रही है और वहाँ इसे डील ट्रास्का क्लब का मैनेजर फ्रासिक करता है। और ये मशीनरी ऐसी नहीं है जो मादनियात निकाल लें और फिर इसकी सफाई में काम आती है, क्योंकि ये फर्म जो मशीनरी मंगवाती है वो इस मशीनरी से अक्सर हटकर होती है। इसलिए मैं कंफर्म हो गया कि ये फैक्ट्री इसी इलाके में है। अब अगर आप कहें तो मैं इस फ्रासिक से मज़ीद मालूमात हासिल करूं? नहीं, तुमने ये क्लू हासिल करके हमारा आधा काम मुकम्मल कर दिया है, बाकी हम कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि इस फ्रासिक को भी इल्म हो सकता है कि आगे कोई और आदमी हो, इमरान ने कहा। ओके, फिर मुझे इजाज़त, मर्कले ने उठते हुए कहा। एक मिनट, ये बता दो कि ट्रास्का में तुम्हारा कोई ग्रुप है जो वहाँ हमारे लिए काम कर सके, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैंने पहले ही इस सिलसिले में सारा काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन मैंने खुद आपको इसलिए नहीं कहा कि शायद आपको इसकी ज़रूरत ना हो। अब आपने पूछा है तो ट्रास्का में एक क्लब है जिसका नाम जेकार्ड क्लब है। इस क्लब का मालिक जेकार्ड है। आप इसे मेरा हवाला देंगे तो वो आपकी डिमांड पूरी कर देगा, और वो इंतहाई बाएतमाद और बासूल आदमी है, इसलिए आप बेफिक्र होकर इससे बात कर सकते हैं, मर्कले ने कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, इमरान ने कहा। तो मर्कले उठा, इसने सलाम किया और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसके उठते ही सफदर भी उठा और इसके पीछे जाकर इसने इसके बाहर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। ट्रास्का हांडला की सरहद के करीब है, इसलिए हमें वहां जाने के लिए हाफियों नहीं जाना पड़ेगा। अलबत्ता अब मसला सिर्फ इस सरहद को क्रॉस करने का है, क्योंकि टार्ज एजेंसी और पावर ग्रुप ने तमाम सरहदी चेक पोस्टों पर अपने आदमी भिजवाए हुए हैं जो वहां निगरानी पर मामूर हैं, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो मर्कले को कह देना था, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता कि हम किसी खुफिया रास्ते से ट्रास्का में दाखिल हो सकें। अरे सब काम अगर मर्कले ने ही करने हैं तो फिर फैक्ट्री भी वो तबाह कर सकता है। कुछ ना कुछ तो हमें खुद भी करना चाहिए, या सब कुछ मर्कले पर ही लाद देना चाहिए, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फ़ोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके इसने फ़ोन डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। ब्लू पर्ल क्लब। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ 2 बार सुनाई दी। मादाम एंडियाना से बात कराएं, मैं प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। लाउडर का बटन भी इमरान ने प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हेलो, एंडियाना बोल रही हूँ, एक भारी सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यानी ना मादाम, ना मिस और ना ही मिसेज, सिर्फ एंडियाना। ये कौन सी टाइप हुई, मुझे इसकी तफसील बताओगी, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन लहजा एक्वेरियन ही था। ओह आप, फिर मादाम एंडियाना बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। मतलब है वसीयतनामा लिखने की उम्र तक पहुँच गई हो। मेरा ख्याल रखना, सुना है कि तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि पूरे हांडला को 2 बार ख़रीदा जा सकता है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से एंडियाना बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। आप फिक्र मत करें प्रिंस, आपका नाम वसीयतनामे में ज़रूर होगा ताकि मेरे कर्ज ख्वाह आप तक पहुंच सकें, दूसरी तरफ से कहा गया। अरे अरे, फिर तो तुम मेरे लिए सिर्फ एंडियाना ही ठीक हो, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से मादाम एंडियाना एक बार फिर हंस पड़ी। आपको ज़रूर मुझसे कोई अहम काम होगा, वरना आप जैसी शख्सियत तो फ़ोन करने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया करती, फरमाएं, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं तो तुम्हें दिन में 10 बार फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चीफ से डर लगता है, वो इंतहाई कंजूस है। इसे फ़ोन करो तो वो ज़्यादा बात नहीं करता कि कहीं फ़ोन का रिसीवर ही ना घिस जाए, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह नहीं प्रिंस, इस मामले में आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। चीफ जैसा दरिया दिल आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। वो इस कदर फराख दिली से मुआवजा देता है कि रूह तक सरशार हो जाती है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तो फिर सरशार रूह को थोड़ा सा काम भी कर लेना चाहिए। 2 ख़वातीन और 10 मर्दों को हांडला से सरहदी शहर ट्रास्का पहुंचाना है, लेकिन इस अंदाज में कि वहां किसी चेक पोस्ट को क्रॉस ना करना पड़े, क्योंकि वहां मुखबर मौजूद हो सकते हैं, इमरान ने कहा। ओह, ये तो मेरे लिए मामूली बात है। आप कब सरहद क्रॉस करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से संजीदा लहजे में कहा गया। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके, इमरान ने कहा। यह काम तो आज रात को ही किया जा सकता है। आप दारुल हुकूमत के शहर, सरहदी शहर रेड क्वीन पहुंच जाएं। यहाँ से फ़्लाइट्स वहाँ जाती ही रहती हैं। रेड क्वीन में ब्लू पर्ल क्लब मौजूद है। इस क्लब का मैनेजर जोगर्ड है। मैं इसे फ़ोन करके अहकामात दे दूँगी। आपने वहाँ मेरा रेफरेंस देना है, वो फुल प्रूफ अंदाज में काम कर देगा, और अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो आपको मुहैया कर देगा, इंडियाना ने कहा।
ओके ठीक है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, क्या एंड्रियाना भी फॉरेन एजेंट है? सफदर ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। न जाने चीफ ने कितने एजेंट रखे हुए हैं, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो सिर्फ मुझे चेक देते हुए कंजूस बन जाता है, वरना एंड्रियाना जैसी लेडी एजेंट्स को भरपूर मुआवजा देता है। इतना मुआवजा जो मैं 10 मिशन पूरे करके भी नहीं कमा सकता। सबकी ऐश हो रही है और मैं ही अब तक कुंवारा रोता फिर रहा हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सब बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़े। पावर ग्रुप की चीफ डार्सी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। आला हुकाम की तरफ से इसके ग्रुप को भी इमरान और इसके साथियों के बारे में ब्रीफ कर दिया गया था और इन्हें अहकामात दे दिए गए थे कि वो ना सिर्फ हाफियों बल्कि पूरे मुल्क में अपना जल फैला दे और इन्हें जहाँ भी इमरान और इसके साथी दिखाई दें वो इन्हें हर सूरत में हलाक कर दें। डार्सी को ये नहीं बताया गया था कि इमरान और इसके साथी किस मकसद के लिए या किस मिशन पर फ्रांस पहुँच रहे हैं, लेकिन चूँकि वो चीफ सेक्रेटरी को जवाबदेह थी और इसे ये सारे अहकामात डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के तहत मिले थे, इसीलिए डार्सी कोशिश के बावजूद चीफ सेक्रेटरी से कोई सवाल ना कर सकी थी। लेकिन फिर कुछ अर्सा बाद इसने खुद जाकर चीफ सेक्रेटरी से बात की। चीफ सेक्रेटरी के पास इस वक्त ताज एजेंसी का चीफ एलेक्जेंडर भी मौजूद था। वो भी शायद चीफ सेक्रेटरी से यह मालूम करने आया था कि इमरान और इसके साथियों का क्रांस में आने का क्या मकसद हो सकता है। तब चीफ सेक्रेटरी ने इन दोनों को क्रांस और काफिरिस्तान के इश्तराक से बनने वाली कोबरा मिज़ाइल फैक्ट्री और मिज़ाइल स्टेशन के बारे में तफसील बता दी थी। दोनों ये सुनकर हैरान हुए थे कि काफिरिस्तान क्रांस में अपने कसीर सरमाया से एक मिज़ाइल फैक्ट्री और मिज़ाइल स्टेशन बना रहा था ताकि क्रांस से पाकिस्तान को हिट करके इसे सफाई हस्ती से मिटाया जा सके। चूँकि चीफ सेक्रेटरी ने इन्हें सारी तफसील बता दी थी और ये भी बता दिया था कि फैक्ट्री और मिज़ाइल स्टेशन कहाँ पर मौजूद है और ये कि इनकी हिफाजत के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस मामूर है, तो इन्होंने इस फैक्ट्री और मिज़ाइल स्टेशन की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हें सौंपने का कहा था, जो चीफ ने कबूल कर लिया था। और अब मिज़ाइल फैक्ट्री और मिज़ाइल स्टेशन की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी पावर ग्रुप और टाज एजेंसी के पास थी। टाज एजेंसी के चीफ अलेक्जेंडर और पावर ग्रुप की चीफ डार्सी की एक दूसरे से कभी ना बनती थी और ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते थे। इनका सिर्फ एक ही मफाद होता था कि वो एक दूसरे से ज़्यादा क्रेडिट ले सकें और पॉइंट स्कोरिंग करके आला हुकाम के सामने अपना सर ऊंचा रख सकें। डार्सी का मंगेतर ब्राउन था जो इसके साथ ही रहता था। डार्सी को इस बात का भी इल्म था कि ब्राउन इमरान का दोस्त है और वो इसे जितना मर्जी समझा ले, लेकिन वो हमेशा इमरान का ही दम भरता रहता है। इसलिए इसने सबसे पहला काम यही किया था कि इसने ब्राउन को ग्रेट लैंड भिजवा दिया था और इसे सख्ती से हिदायत दे दी थी कि जब तक वो ना कहे वो ग्रेट लैंड से वापस ना ही आएगा और ना ही इमरान से रब्ता करेगा। डार्सी ने अपने आदमियों को पूरे दारुल हुकूमत में फैला रखा था। इसके साथ साथ इसने मार्टर्स के एक ख़ास आदमी को भी अपने साथ मिलाया हुआ था जो इसकी मुखबरी करता था, लेकिन अभी तक ना ही मार्टर्स को इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की आमद की इत्तला मिली थी और ना ही डार्सी को। दो मार्टर्स ने दाखिली रास्ते पर खुसूसन एयरपोर्ट पर डिजिटल कैमरे नस्ब करा रखे थे जो मेकअप चेक कर लेते थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आदमी सामने नहीं आया था जिसके चेहरे पर मेकअप होता। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था डार्सी मायूस होती जा रही थी। इस वक्त भी वो बैठी यही सोच रही थी कि क्या ये पाकिस्तानी एजेंट आएंगे भी सही या नहीं। के पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो डार्सी ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। डार्सी बोल रही हूँ, डार्सी ने कहा। रोडस बोल रहा हूँ मैडम, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ये रोडस इसके सेक्शन का आदमी था। यस, क्या बात है, डार्सी ने कहा। मैडम, मुझे आपसे एक अहम बात पूछनी है, अगर आप इजाज़त दें तो। दूसरी तरफ से रोडस ने डरते डरते लहजे में कहा। यस, पूछो, क्या पूछना है, डार्सी ने होंठ चबाते हुए कहा। मैडम, क्या सरहदी शहर ट्रास्का को इस मिशन में कोई अहमियत हासिल है? दूसरी तरफ से कहा गया तो डार्सी बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मैडम, हांडला के सरहदी शहर रेड क्वीन में एक क्लब है, ब्लू पर्ल क्लब। इस क्लब की असल मालिका दारुल हुकूमत की ब्लू पर्ल क्लब की मालिका है और इसका नाम मादाम एंड्रियाना है। ये मादाम एंड्रियाना स्मगलिंग के एक बहुत बड़े नेटवर्क की बॉस है। इसने रेड क्वीन क्लब के मैनेजर जोगर्ट को फ़ोन करके कहा है कि दारुल हुकूमत से इसके पास एक ग्रुप पहुंच रहा है। ये ग्रुप 2 औरतों और 10 मर्दों पर मुश्तमिल है और जोगर्ट ने इन्हें इस तरह सरहद पार करानी है
کہ کسی طرح بھی ان کی چیکنگ نہ ہو سکے۔ جوگرڈ نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ لوگ کس ملک کے ہیں، مقامی ہیں یا غیر ملکی؟ تو مادام ایڈریانا نے کہا ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں اور یہ میک اپ میں ہوں گے، کسی بھی ملک کے میک اپ میں، اس لیے وہ اس چکر میں نہ پڑے، جس پر جوگرڈ نے حامی بھر لی۔ اس جوگرڈ کا اسسٹنٹ ہیرلڈ ہے، وہ ہمارے سیکشن کا مخبر ہے، کیونکہ ہمارا سیکشن اسلحہ کے اسمگلروں کے خلاف کام کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس ہیرلڈ نے میک اپ کی بات سن کر مجھے کال کیا ہے اور میں آپ کو کال کر رہا ہوں۔ روڈس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ اوہ، یقیناً یہ ہمارے مطلوبہ لوگ ہوں گے اور یہ لازماً ٹراسکا آئیں گے، اور ہم اگر وہیں ٹراسکا میں انہیں گھیر لیں تو آسانی سے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح مارٹرس ہمارا منہ دیکھتا رہ جائے گا اور کامیابی ہمیں مل جائے گی، صرف ہمیں۔ ڈارسی نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، تو پھر اگر آپ حکم دیں تو میں ہیرلڈ کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ تفصیلات معلوم کر کے مجھے اطلاع دے، اور جہاں انہیں پہنچایا جائے وہاں ہم پہلے ہی ہیلی کاپٹر پر پہنچ جائیں گے۔ روڈس نے کہا، اوہ ویری گڈ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تم ساری معلومات حاصل کرو اور پھر مجھے بتاؤ، ڈارسی نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ یس مادام، روڈس نے کہا تو ڈارسی نے ریسیور رکھ دیا۔ 2 عورتیں اور 10 مرد، یقیناً یہی لوگ ہوں گے، تو یہ اس انداز میں آ رہے ہیں، مجھے خود وہاں جانا چاہیے۔ اگر یہ وہی لوگ ہیں تو ان کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل گئے تو انہیں دوبارہ ٹریس کرنا مشکل ہو جائے گا، ڈارسی نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی انتہائی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں بعد وہ اپنے سیکشن کے 4 افراد کے ساتھ ایک خصوصی ہیلی کاپٹر پر سوار ٹراسکا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ٹراسکا پہنچ کر انہوں نے ہیلی کاپٹر چھوڑ دیا اور پھر ٹیکسیوں کے ذریعے وہ ایک عمارت میں پہنچ گئے جہاں 2 مسلح افراد موجود تھے۔ اب مجھے بتاؤ روڈس کہ کہاں یہ لوگ پہنچیں گے اور کس انداز میں، نقشہ دیکھ کر بتاؤ تاکہ میں ان کے خاتمے کی کوئی فول پروف منصوبہ بندی کر سکوں۔ ڈارسی نے کرسی پر بیٹھتے ہی روڈس سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈارسی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نقشہ کھول کر میز پر بچھا دیا۔ یہ ٹراسکا کا تفصیلی نقشہ تھا مادام، ہیرلڈ نے بتایا ہے کہ جوگرڈ اس گروپ کو ایک بڑی جیپ میں ٹرانگ کے علاقے سے سرحد کراس کرائے گا، اور پھر اس جیپ سمیت وہ ٹراسکا پہنچیں گے اور ٹراسکا کے مضافات میں ایک چھوٹے سے قصبے ڈونگا میں موجود ایک کلب، بگ ماؤنٹ کلب میں انہیں پہنچا کر وہ واپس چلے جائیں گے، روڈس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نقشے پر انگلی سے نشاندہی کر دی۔ تو ہمیں اس جیپ پر حملہ کرنا ہے۔ یہ جیپ سرحد سے لے کر ڈومبا تک کس راستے سے گزرے گی؟ ڈارسی نے کہا، یہ ایک سڑک ہے مادام، لیکن یہ تمام پہاڑی علاقہ ہے اور سنگل روڈ ہے، روڈس نے کہا۔ اس طرح ہمیں آسانی رہے گی۔ کب یہ لوگ کراس کریں گے سرحد؟ ڈارسی نے کہا، آج رات 12 بجے کے قریب، روڈس نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سڑک پر اور بھی ٹریفک ہو، پھر؟ ڈارسی نے کہا، ہو سکتا ہے مادام، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈومبا یا اس بگ ماؤنٹ کلب کے گرد پکٹنگ کرنی چاہیے، روڈس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اور سنو، ہم نے کسی چیکنگ کے چکر میں نہیں پڑنا، اس جیپ کو میزائلوں سے اڑا دینا ہے، بعد میں چیکنگ ہوتی رہے گی، ڈارسی نے کہا۔ تو روڈس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔